हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 8 है ये हमारा। तो आज हम ईवीएस का क्लास 8 एक दो क्लास और है, उसके बाद ईवीएस ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम सीडीपी फिर से करेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आती है। दशहरा जो है वह वर्षा ऋतु से पहले आती है। सेशन स्टार्ट हो उससे पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो। और अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपकी डाउट क्लियर करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। दशहरा जो है वर्षा ऋतु से पहले आती है। गन्ना की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना की जो खेती है उसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां हैं। इसे मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। यहाँ पूरन पूरी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मीठी रोटी है गुड़ और चने की। उसे किस के साथ खाया जाता है तो कढ़ी और चावल के साथ खाया जाता है। कारवा जो कि एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी प्रकार की सुविधा रहती है। ये बस है जिसमें कमरा वगैरह, टॉयलेट, किचन सब कुछ होता है। तो इसे कारवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवा कहते हैं इसे। चूहे की दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन अब यहाँ चूहे के बारे में बात कर रही है। तो जो चूहा होता है उसकी दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन जो चूहे की सूंघने और स्पर्श और स्वाद लेने की क्षमता होती है बहुत अधिक अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। नागपुर जो है वहाँ पे जो दाल बनाते हैं उसमें चीनी डाल देते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथ और चेहरे का उपयोग किया जाता है। जब हम डांस करते हैं, ये डांस के बारे में बता रहा, तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथ और चेहरे का उपयोग किया जाता है। उल्लू जो है, उल्लू के बारे में बात कर रहा हूँ। उल्लू जो है काफ़ी हद तक अपने गर्दन को रोटेट कर सकता है। उल्लू लगभग रोटेट कर लेता है अपनी गर्दन को। अब मैना जो है झटके से आगे पीछे करती है। आप मैना को देखे होंगे तो मैना जो है वो झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। और उल्लू जो है वह पूरा नहीं, फिर भी बहुत हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करता है और खुद को गर्म भी रखता है। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं, उनके स्थान पे नए आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक पंछी जो है उसका जो पंख होता है उसके उड़ने में मदद करता है और समय समय पर उसके पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आते हैं। अब हम ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। तो ब्रेल को एक लुईस ब्रेल थे, एक बच्चा थे, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ब्रेल को एक नुकीली औजार से उभारे हुए बिंदु की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदु पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जा सकता है।
तो यह वैसे व्यक्ति के लिए है जो कि दृष्टिबाधित है, वह ब्रेल लिपि पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। तो ये जो बनाया जाता है वो नुकीले औजार से बनाया जाता है और मोटे कागज़ पर होता है, उभरा हुआ होता है, जिसकी स्पर्श करके जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं। लुईस ब्रेल के बारे में बताया गया है। लुई ब्रेल के बारे में, तो लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे। जब वो 3 साल के थे तब वो अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक नोकीली औजार उनकी आँखों में लग गई और उन्हें दिखना बंद हो गया। तो जो लुई ब्रेल थे और वो अपने पिता के औजार से खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे। खेलते खेलते उनकी आँखों में वो औजार लग गई, जिन कारण उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीक़ों के बारे में सोचते रहे। तो जो लुई ब्रेल थे उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। इस वजह से वो पढ़ने लिखने के विभिन्न तरीक़े के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्होंने एक रास्ता खोजा। छूकर महसूस करके पढ़ना स्टार्ट किया और इस तरह से उन्होंने ब्रेल लिपि के बारे में इस तरीके को ब्रेल लिपि कहा जाने लगा, क्योंकि इनका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया, इसीलिए। यह जो लिपि है यह 6 बिंदु पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर में उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। तो जो ब्रेल लिपि है इसे अब कंप्यूटर में उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चे को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो इससे बेहतर ढंग से समझेंगे। तो ये जो ब्रेल लिपि ये इस तरह होता है। इसमें ये एक मोटा कागज़ है, इस पे नुकीले चीज़ों से लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और बचा है, जैसे स्कूल के बाहर का जीवन और ईवीएस का उपथीम। बस ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं, बस कुछ ही 2-3 चैप्टर ही बचा है, उसे हम कल कवर करेंगे, 1-2 क्लास में कवर कर लेंगे। और एक मैप है, मैप से भी क्वेश्चन रहता है ईवीएस में, तो मैप को भी मैं कोशिश करूँगी बताने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।